हेलो स्टूडेंट्स। आधुनिक हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आज हम बात करेंगे पतंग कविता के बारे में। हिंदी अनिवार्य क्लास 12th में आलोक धनवा का एक चैप्टर है पतंग और इसकी व्याख्या आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। हालांकि कवि और लेखक परिचय भी आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन कवि और लेखक परिचय अलग से सेपरेट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। एक एक करके हम एक एक वीडियो में एक एक परिचय को पढ़ते चलेंगे और आने वाले समय में उनको कंप्लीट करेंगे। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। तो आइए पतंग कविता को फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो पतंग कविता है इसमें बिंब प्रधानता का बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है और आपने ये पढ़ा भी होगा कि जो आलोक धनवा की ये कविता है इसमें बिंब धर्मिता मुख्य रूप से है। बिंब धर्मिता होती क्या है, फटाफट इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में जो बिंब होता है या जिसे हम बिंब कहते हैं, ये ब है, थोड़ा एक बार दोबारा लिख देता हूं आपको अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो बिंब धर्मिता होती है उसका मतलब होता है कि जिसमें बिंब का प्रयोग किया गया साहित्य में। बिंब का मतलब ये होता है कि कवि जब इस प्रकार से कोई रचना लिख देता है, इस प्रकार की रचना का जो है प्रयोग कर देता है जिसमें जो भी चीज वो आपको दिखाना चाह रहा है, जो भी चीज आपको बताना चाह रहा है, उसका जो है इस प्रकार से वर्णन कर दे, इस प्रकार के शब्द वो लिख दे उसमें कि जैसे ही आप उसे पढ़ें तो आपको ऐसा लगे कि वो पूरा का पूरा दृश्य आपके सामने घटित हो रहा है, पूरा का पूरा चित्र जो है वो आपके सामने बनकर उभर गया है। उसे तो हम कहते हैं दृश्य बिंब। ये तो एक बात हो गई। जहां पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो, जहां पर मान लीजिए आपको जो सुनाई देना चाहता है या सुनाई दिलवाना चाहता है कवि, सुनाना चाहता है जो शब्द आपको, उन शब्दों को इस प्रकार लिख दे कि वो ध्वनि आपके कानों में गूंजने लगे, तो वो श्रव्य बिंब कहलाता है। इसके अलावा दो बिंब और होते हैं, भाव और विचार बिंब। इस तरह से चार बिंबों का प्रयोग किया जाता है हिंदी साहित्य में और मुख्य रूप से यहां पर हम दो बिंबों की बात करेंगे, दृश्य और श्रव्य बिंबों के बारे में। जहां जहां वो प्रसंग आएगा वहां पर इनकी बात हम करते चलेंगे। इसके अलावा जहां कहीं भी इसमें अलंकारों का प्रयोग होगा उसकी हम चर्चा कर लेंगे और विशेष रूप से मैंने अलंकार के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य चैप्टर्स भी उसके अंदर आपको मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। देखिए, यह भादो का मतलब है भाद्रपद। हमारे जो भारतीय महीने हैं, जिनको हम भारतीय महीने कहते हैं, जिनको हम भारतीय महीनों के नाम से पुकारते हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, श्राद्ध, सावन, इस तरह के जो महीने होते हैं उनमें एक महीना होता है भाद्रपद और श्रावण के बाद आता है। वर्षा ऋतु में ये महीना होता है, वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। तो कवि कह रहे हैं कि सबसे तेज बरसात वाला महीना निकल गया है, भाद्रपद भी चला गया है, अब एक नया सवेरा हुआ है और वह जो नया सवेरा हुआ है शरद का, वह खरगोश की आंखों के जैसा लाल है। कवि का कहने का मतलब है कि शरद ऋतु का सवेरा उसी प्रकार लाल है जैसे खरगोश की आंखें लाल हो। अब यहां पर खरगोश की आंखों जैसा बता दिया सवेरे को, तो यहां पर जो अलंकार है वो है उपमा। जहां पर समानता बताई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। कवि कहते हैं सबसे तेज बौछारों वाला यानी सबसे तेज बरसात वाला महीना भाद्रपद अब चला गया है, अब शरद ऋतु का सवेरा हुआ है जो कि खरगोश की आंखों के समान लाल है, लालिमा पूर्व दिशा में नजर आ रही है। और शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कवि कह रहे हैं कि अब मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धीरे धीरे जो शरद ऋतु आ रही है वह उसी प्रकार आ रही है जैसे मानो कोई छोटा बच्चा अनेक पुलों को पार करते हुए अपने साइकिल को तेज चला चला कर, जोर जोर से घंटी बजाकर और नई साइकिल के चमकीले इशारे करके पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा हो। कवि देखो कहना क्या चाह रहे, इसमें पूरा मानवीकरण कर दिया। कैसे मानवीकरण किया? शरद ऋतु को छोटा बच्चा बना दिया कि शरद ऋतु छोटा बच्चा है। जैसे छोटा बच्चा अपने अन्य जो साथ साथ खेलने वाले, अन्य साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको बुलाता है, वैसे शरद ऋतु भी मानो बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए बुला रही है। इसे ही मानवीकरण कहते हैं। क्योंकि शरद ऋतु तो कोई मनुष्य नहीं है लेकिन उसे मनुष्यों की तरह क्रिया करवा दी, इसलिए इसमें मानवीकरण है। कवि कह रहे हैं कि शरद जो है उसी प्रकार साइकिल चलाते हुए आया है, मानो जैसे कोई छोटा बच्चा दूर कहीं से साइकिल तेज चलाते हुए आए, इशारे करके, घंटी बजा के आसपास के बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए मानो बुला रहा हो। तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु अब पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल हो गई है। आगे चलें, यहां से हम शुरू करते हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और मानो शरद ऋतु के समय आकाश स्वयं ही इतना मुलायम हो गया है कि पतंग और ऊंचाई पर उड़ सके। तात्पर्य यह है कि मानो शरद ऋतु ने ही स्वयं आकाश का वातावरण ऐसा कर दिया है कि पतंग उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहते हैं कि शरद ने इस वातावरण को अनुकूल, वातानुकूल किसके लिए? पतंग उड़ने के लिए अनुकूल इसलिए बना दिया है ताकि दुनिया की जो सबसे हल्की चीज है बच्चों के लिए, मानो सबसे रंगीन चीज है,
जिसमें सबसे पतला कागज प्रयोग होता है और सबसे पतली बांस की कमानी लगाई जाती है, वह, तीनों लाइनों को एक साथ जोड़ना हमें, कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज जिसमें सबसे पतला कागज प्रयोग किया जाता है, बांस की पतली कमानियां लगाई जाती है, वह पतंग आकाश में ऊपर उड़ सके। इसलिए शरद ऋतु ने मानो पूरा वातावरण ही उसके अनुकूल बना दिया है। और जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उस समय आसपास का माहौल सीटियों किलकारियों से भर जाता है और आकाश में उड़ने वाली पतंगें किसी तितलियों के समान नजर आती है और ऐसा लगता है कि तितलियों की कोई कोमल दुनिया बन गई हो। इस प्रकार की वह व्यवस्था, इस प्रकार का वह समय आ सके, इस प्रकार का मानो माहौल बन सके, इसके लिए ही शरद ने पूरा वातावरण बदल दिया है। अब देखिए बच्चों का वर्णन, बच्चे कैसे होते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। आलोक जी कहते हैं कि बच्चे मानो जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। अब कपास तो ला नहीं सकते बच्चे, इसका सेंस क्या है कि मानो बचपन से ही, जन्म से ही बच्चे अत्यंत कोमल होते हैं, क्योंकि कपास भी कैसा होता है, कोमल, बहुत कोमल होता है। जैसे रुई है, रुई कपास से बनती है तो कोमल होती है। उसके लिए कवि कह रहे हैं कि बच्चे जन्म से ही कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, कपास की तरह। और मानो पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चे इतने उत्साही होते हैं बचपन से, उनमें इतना उत्साह भरा होता है, इतनी बेचैनी होती है किसी भी काम को करने के लिए, इतनी उत्सुकता होती है कि मानो धरती भी और ज्यादा बेचैनी के साथ उनके पैरों के नीचे घूम रही हो, इधर उधर वो दौड़ लगाते हैं। और जब वे बेसुध होकर, होशो हवास खोकर जब इधर उधर दौड़ते हैं तो जो कठोर छतें हैं वे भी नरम हो जाती है। छतों को नरम बनाते हुए, इसका मतलब क्या है कि छतें भी मानो उनके लिए नरम हो जाती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अब मृदंग का मतलब क्या होता है, ढोलक। और बच्चे जब इधर से उधर दौड़ते हैं तो चारों तरफ उनके पैरों की जो आवाज आती है, छत पर दौड़ते समय जब उनके पैरों की आवाज आती है तो ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं में मानो ढोलक बज रहे हों। संगीतात्मकता उनके दौड़ भाग में बसी रहती है। और जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर पेंग भरने का मतलब होता है झूलना, कि बच्चे जिस प्रकार झूला झूलते हैं उसी तरह से मानो झूलते हुए इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। और जिस प्रकार पेड़ की डाली में लचीलापन होता है उसी प्रकार वेग से, तेजी से इधर से उधर वे दौड़ते रहते हैं। छतों पर नीचे इधर उधर पतंगों के लिए मानो जब दौड़ते रहते हैं तब उन छतों के खतरनाक किनारों पर गिरने से उन्हें उनके शरीर का संगीत ही बचाता है। तीनों लाइनों को जोड़कर देखिए, छतों के खतरनाक किनारों तक जब वे दौड़ते हैं उस समय गिरने से बचाता है उन्हें मानो सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तात्पर्य यह है कि उस समय उनके मन में जो रोमांच भरा होता है, देखिए जो रोमांचित शब्द आया, रोमांच का मतलब होता है उत्साह, यानी पतंग उड़ाने के लिए उनके मन में जो उत्साह भरा होता है वह उत्साह रूपी संगीत ही मानो उनको छत के किनारों से गिरने से बचाता है, ऐसा लगता है। या फिर पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां थाम लेती है उन्हें महज एक धागे के सहारे। या फिर पतंग उड़ाते बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि छत के खतरनाक किनारों पर खड़े होकर भी पतंग उड़ाते समय यदि बच्चे गिर नहीं रहे हैं तो वे इसलिए क्योंकि ऊंचाई पर उड़ने वाली पतंगों ने मानो उस धागे के सहारे उनको थाम रखा है, उनको बांध रखा है। वे बच्चे मानो उनके सहारे ही रुके हुए हैं। और या फिर अपने रंध्रों के सहारे, रंध्र कहते हैं जो रोम छिद्र होते हैं ना हमारी बॉडी में, छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं। रोम छिद्रों का मतलब होता है, आपने देखा होगा हमारी जो त्वचा है, ये जो स्किन होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको रोम छिद्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो कभी कह रहे हैं या फिर बच्चे जब उत्साह के साथ पतंग को एक टक देखे जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वे भी अपने पतंगों के साथ साथ अपने रोमों के साथ मानो उड़ रहे हो। इतना रोमांच, इतना उत्साह उन बच्चों में नजर आता है। इस प्रकार कह रहे हैं आलोक धनबाद। आइए फटाफट आगे और जानकारी लेते हैं। देखिए छत पर आपको पतंग उड़ाते हुए बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, आसपास सब मशगूल है। और यहाँ खतरनाक किनारों की बात क्यों की थी कवि ने, देखिए उसकी भी बात करते हैं। खतरनाक किनारों की बात इसलिए की थी कि देखिए ये बच्चा है, ये पूरा एकदम मुंडेर पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है, कब गिर जाए कोई पता नहीं है। और वास्तव में भी ऐसा ही होता है जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं। आप सब भी जब पतंग उड़ाते होंगे मशगूल होकर तो आपको भी पता होगा, कई बार तो कई गिरे भी होंगे आप में से। और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि किस किस के साथ ऐसा हुआ था। मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं, हालांकि बचा जरूर हूं गिरते गिरते, गिरा तो कभी नहीं। खैर चलिए आगे चलते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे गिरते नहीं, कभी कभी वे छत के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं, लेकिन कोमल अंग होने के कारण जब वे बच जाते हैं तो वे और भी ज्यादा निडर हो जाते हैं। अर्थात उनका जो भय है वो निकल जाता है और वे भय मुक्त हो जाते हैं। निडर होने का मतलब भय मुक्त हो गए हैं। जब वे भय मुक्त हो जाते हैं तो मानो और भी ज्यादा सुनहले सूरज के सामने आते हैं, यानी कि और उत्साह के साथ ऊपर आते हैं। और उस समय उनकी बेचैनी, ये देखो पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, इसका मतलब है कि मानो उनकी जो बेचैनी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और उस समय ऐसा लगता है कि पृथ्वी भी और तेज गति से घूमती हुई उनके पैरों के नीचे आ गई है और भी तेज गति से वे इधर उधर दौड़ भाग करते रहते हैं। इस प्रकार कवि आलोक धनवा इस पतंग कविता में बताते हैं।
विशेष बात यह है विद्यार्थियों कि इसमें जब आप विशेष लिखें तो 2-3 बातें मैं आपको बताता चलता हूँ, वो बता दूं कि एक तो आप इसमें लिख सकते हैं छंद मुक्त कविता है ये। छंद मुक्त का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार के छंद का प्रयोग नहीं होता। निराला ने इसकी शुरुआत की थी हिंदी साहित्य में, वो एक अलग बात है। इसके अलावा आप इसमें लिखेंगे खड़ी बोली है इसमें। अगर आप केवल खड़ी बोली लिखते हैं तो भी ठीक है, और यदि आप खड़ी बोली हिंदी लिख दें तो भी ठीक है कि इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। हालांकि मैं आने वाली वीडियोस में आपको बाकायदा अलग से सप्रसंग व्याख्या लिखना सिखाऊंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। फिर भी इस कविता में अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।